हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कॉम्पटन इफ़ेक्ट पढ़ा था और कॉम्पटन इफ़ेक्ट में प्रकीर्णित फोटोन की जो तरंगदैर्घ्य में डिफरेंस प्राप्त हुआ, तरंगदैर्घ्य घट गई थी, उसकी बढ़ गई थी। डेल्टा लैम्डा बराबर हमने लिखा था लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये प्रकीर्णित फोटोन की और ये आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त हुआ था H/m0c 1 माइनस कॉस फाई, ये फॉर्मूला कल हमने कॉम्पटन इफ़ेक्ट में प्राप्त कर लिया था। अब इसमें कुछ कंडीशंस लिखेंगे। नंबर 1, स्थिति फर्स्ट, यदि फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि आपतित फोटोन की दिशा में ही प्रकीर्णित फोटोन का गमन हो, फोटोन उसी दिशा में प्रकीर्णित हो जाए, तो फाई इक्वल टू 0, तो कॉस फाई इज इक्वल टू हो गया कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। और जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा या डेल्टा लैम्डा जो लिख रहे हैं इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटोन की तरंगदैर्घ्य है, एक्स किरण फोटोन की तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा, क्योंकि उसी दिशा में निकल जाएगा तो प्रकीर्णन हुआ ही नहीं। प्रकीर्णन का मतलब तो है डिफरेंट दिशा में विचलित हो जाना। तो फाई इक्वल टू 0 मतलब कोई डायरेक्शन डिफरेंट नहीं है, इट मीन्स प्रकीर्णन हुआ भी नहीं, तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या यूँ कह सकते हैं कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ। सेकेंड स्थिति, यदि फाई इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, फाई की वैल्यू क्या हो 90, तो कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अब कॉस फाई की जगह 0 यहाँ रखेंगे तो तरंगदैर्घ्य में जो परिवर्तन है डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया H/m0c। क्योंकि कॉस फाई की जगह 0 हो गया तो केवल 1 रह गया। इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज़ का मान रख के। तो H का मान क्या है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 बटे m0 क्या है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है, जो लगभग क्या होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, और c प्रकाश का वेग होता ही है, जो होता है 3 गुणा 10 की घात 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 34 में से 31 गए, कितने बचे 10 की घात माइनस 3, और 8 को ऊपर ले गए 10 की घात माइनस 11। 34 में से 3 ऊपर बच गई, 31 बैलेंस हो गई, तो 3 बची ऊपर माइनस की, और 8 को भी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की 11 हो गई, और 6.62 अपॉन 27.3, इसमें भाग देके हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, या एंगस्ट्रॉम में लिखें इसको तो एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस 10 होता है, तो 0.662 अपॉन 27.3 एंगस्ट्रॉम। 10 की घात माइनस 11 है ये, 10 की घात माइनस 10 लिखेंगे तो 10 की घात माइनस 1 का मतलब नीचे आएगा, पॉइंट भाग लग जाएगा, तो 0.662 अपॉन 27.3 एंगस्ट्रॉम। थर्ड स्थिति अपन लिखते हैं, स्थिति नंबर 3, यदि फाई इज इक्वल टू हो 180 डिग्री, 180 का मतलब विपरीत दिशा में अगर चली जाए तो कॉस फाई की वैल्यू होगी कितनी, कॉस 180, और कॉस 180 का मान होता है -1। यहाँ -1 लिखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा H/m0c
इंटू 2, यानी इसकी तुलना में डबल तरंग दैर्घ्य की वैल्यू आएगी। यानी कि यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू 662/27.3 एंगस्ट्रॉम। तो तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसके प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन किस दिशा में हुआ। तो हमने एक कल सूत्र ज्ञात किया था tan थीटा बराबर, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं अपन यहाँ प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात करेंगे, दिशा। तो कल एक समीकरण हमने ज्ञात किया था कॉम्पटन इफेक्ट में tan थीटा बराबर न्यू डैश साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। कोई एक समीकरण नंबर था, कल के उस टॉपिक में देखिए, कल की क्लास में कल मैंने निकलवाया था ये tan थीटा बराबर। इससे अपन प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कल जो चित्र बताया था उसमें दिखा था कि थीटा कोण पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विक्षेपित होता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व अपन करें तो न्यू डैश साइन फाई अपॉन, यहाँ से भी न्यू डैश कॉमन ले लो, तो न्यू डैश कॉमन ले लिए, क्या बचा न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस कॉस फाई। इधर से न्यू डैश कॉमन ले लिया हमने, तो न्यू डैश बाहर आ गया, यहाँ पे न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस कॉस फाई, ये न्यू डैश कट जाएगा, साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश माइनस कॉस फाई। इसको जो समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। अब न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू, या 1 इसको लिख लें फिलहाल, इसको 2 लिख दें, तो न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो समीकरण 1 है इसमें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू दे रखी है समीकरण 1 से। तो लैम्डा डैश का मतलब क्या है, न्यू डैश, लैम्डा बराबर क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है कि नहीं। लैम्डा बराबर क्या होता है, सी अपॉन न्यू। तो लैम्डा डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू और बराबर एच डैश, एलसीएम हो गया, न्यू डैश का भाग लगेगा तो न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू एच अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। ये स्टेप पहले भी याद कर चुके हैं अपन कल की क्लास में, तो डायरेक्ट वहाँ से लिख सकते हैं, चाहे याद ना रहे तो इधर से लिख सकते हैं। ऊपर स्टेप चल ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी से लिख सकते हैं। तो इससे न्यू को तो इधर ले आओ, और तो क्या बचा, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर और 1 माइनस कॉस फाई। न्यू को इधर ले आए हम, एच न्यू हो गया। अब न्यू डैश का भाग देंगे तो न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश 1 हो गया, और बराबर एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो न्यू अपॉन न्यू डैश बराबर हो गया 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। इसको समीकरण नंबर 3 लिख दो। समीकरण 2 में मान रखने पर, तो 3 से मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में लिखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर साइन फाई अपॉन न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू हो गई यहाँ से 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई, और फिर अगेन माइनस क्या है, कॉस फाई।
अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस फाई एक ये रहा और 1 माइनस कॉस फाई एक ये रहा, तो 1 माइनस कॉस फाई हम दोनों में से क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन फाई अपॉन, तो 1 माइनस कॉस फाई हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 1 माइनस कॉस फाई ये रहा और 1 माइनस कॉस फाई ये रहा, तो इस 1 माइनस कॉस फाई में सोचा 1 और प्लस यहाँ से क्या बचा, एच न्यू अपॉन एन जीरो सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया जिससे हम प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात कर सकते हैं, दिशा, यानी कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन किस दिशा में विक्षेपित हुआ या प्रतिक्षिप्त हुआ उसकी डायरेक्शन अपन ज्ञात कर सकते हैं। फाई अपने को ज्ञात है, ये प्रतिकिरणित फोटोन का कोण है, न्यू आवृत्ति है, जो आपतित फोटोन है उसकी एच एम जीरो सी, ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू रख के थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात करेंगे, गतिज ऊर्जा। तो कल जो कॉम्पटन इफेक्ट हमने पढ़ा था उसमें जो चित्र है, डायग्राम है, उसको देखिए, उससे पता लगेगा कि जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी K4 हाफ mv², और हाफ mv² बराबर किसका होगा, क्योंकि कल के चित्र में दिखा हुआ था कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा एच ड्यू और प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा क्या थी, एच न्यू डैश। और जो शेष ऊर्जा बची, क्योंकि इसकी ऊर्जा ज़्यादा है और प्रकीर्णित की कम हुई, तो कम हुई मतलब एनर्जी का लॉस हुआ। वो एनर्जी जो लॉस हुई, जो एनर्जी कम हुई, वही एनर्जी किसको मिली है, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वही इस फोटोन की परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया हुई, तो उस अन्योन्य क्रिया में कुछ एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। वो एनर्जी लॉस जो हुई, एनर्जी कभी एक्चुअली में परमानेंटली लॉस होती ही नहीं है, वो किसी और को मिल जाती है। तो यहाँ वो लॉस हुई एनर्जी किसको मिली, इलेक्ट्रॉन को, और बाकी की शेष ऊर्जा के रूप में फोटोन निकल गया, जिसकी ऊर्जा अपन क्या लिख रहे हैं, एच न्यू डैश। तो इन दोनों की ऊर्जाओं का जो डिफरेंस है वही एनर्जी लॉस है और वही किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो गई, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ये किसकी ऊर्जा है, आपतित फोटोन की ऊर्जा, और ये क्या है, प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा। प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है, तो जितनी ऊर्जा कम हुई वही ऊर्जा किसको मिली, इलेक्ट्रॉन को, तो वही इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। इसको थोड़ा सॉल्व करके एक फार्मूला निकाल लेते हैं। तो हाफ mv² बराबर हमने एच न्यू क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ से बचा 1 और माइनस यहाँ से क्या बचा, न्यू डैश अपॉन न्यू। एस तो हमने कॉमन ले ही लिया, अब चूँकि न्यू कॉमन लिया तो न्यू बटे में आ गया, 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। अब ये न्यू डैश अपॉन न्यू का मान कहाँ से रखेंगे हम, ये समीकरण 3 से, समीकरण, इसको समीकरण 5 लिख दीजिए, 3 से मान रखने पर, तो काइनेटिक एनर्जी K बराबर हो गई एच न्यू इंटू 1 माइनस, अब न्यू डैश अपॉन न्यू, और समीकरण 3 में हमारे पास जो मान है वो न्यू अपॉन न्यू डैश है, और हमें मान किसका रखना है, न्यू डैश अपॉन न्यू, मतलब इसका जस्ट उल्टा है, तो उल्टा करके लिख दो 1 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0 c² 1 माइनस कॉस फाई लिख दिया। ठीक है, सरलता के लिए यहाँ हम मान लेते हैं, माना ये जो एच न्यू अपॉन m0 c² है, इसको मान लो कितना, अल्फ़ा, फिक्स वैल्यू है, एच न्यू फोटोन की ऊर्जा है, m0 विराम द्रव्यमान है, c वेग है, तो इसलिए हमने एच न्यू अपॉन m0 c² को क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, तो K काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया एच न्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, अल्फ़ा, अल्फ़ा 1 माइनस कॉस फाई।
इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो इसका एलसीएम हो गया 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस फाई। एक से इससे गुणा वही संख्या आ जाएगी इसी 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस फाई और माइनस 1 से 1 कट गया, ये प्लस का है माइनस का है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई K बराबर एच न्यू अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस फाई। इसको समीकरण नंबर लिख दिया 6। अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए यानी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए फाई जो है उसका मान होना चाहिए पाई, यानी प्रकीर्णित फोटोन जो है विपरीत दिशा में चला जाए आपतित फोटोन की दिशा के, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी? कॉस 180 या पाई -1, और -1 यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। K बराबर एच न्यू अल्फ़ा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस 1। तो K मैक्सिमम हो गया ये, तो K मैक्सिमम बराबर क्या हो गया? 2h न्यू अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या मानी अपन ने? एच न्यू अपॉन m0 c² लिख दो दोबारा, तो 2h न्यू इंटू अल्फ़ा की जगह क्या लिख दो यहाँ से? एच न्यू अपॉन m0 c² बटे 1 प्लस 2, यहाँ भी अल्फ़ा की जगह एच न्यू अपॉन m0 c², या K मैक्सिमम बराबर 2h न्यू का स्क्वायर हो गया, एच न्यू और एच न्यू का स्क्वायर हो गया अपॉन m0 c², और नीचे का एलसीएम ले लो, m0 c² एलसीएम हो गया, तो m0 c² प्लस 2h न्यू एलसीएम एक कट गया, तो K मैक्सिमम यानी प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम गतिज ऊर्जा हो गई। 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 का भाग दे दो तो क्या हो गया? एच न्यू स्क्वायर अपॉन हाफ m0 c² और प्लस एच न्यू। 2 का भाग दे दिया हमने ऊपर नीचे, 2 का यहाँ दे दिया, 2 का भाग 2 कट गया, यहाँ हाफ रह गया और यहाँ 2 कट गया। तो इससे अपन प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो स्टूडेंट, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे दे ब्रोगली परिकल्पना। ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है, उसकी परिकल्पना मतलब विचार सोच। हालांकि ये 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दे ब्रोगली परिकल्पना केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। तो ये जो परिकल्पना है वो किसके आधार पर है? द्वैत प्रकृति के आधार पर। जिस तरह प्रकाश क्या है? तरंग है, द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत मतलब डबल नेचर, द्वैत प्रकृति। उसी आधार पर दे ब्रोगली ने विचार किया द्वैत प्रकृति कैसे होती है, क्योंकि कुछ जो प्रकाश के गुण हैं या कुछ प्रकाशीय घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारे जो गुण हैं या घटनाएं हैं प्रकाश की, वो ये सिद्ध करती हैं कि प्रकाश क्या है? तरंग। ये जो मैंने घटनाएं लिखी हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब घटनाएं जो हैं वो क्या शो करती हैं कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। ठीक है,
लेकिन 19वीं सदी में जो इफ़ेक्ट अभी अपन ने लेटेस्ट पढ़े, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कॉम्पटन इफ़ेक्ट हमने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा है। तो ये जो इफ़ेक्ट हैं उनमें तरंग सिद्धांत फेल हो जाता है। इसको तो मैंने पढ़ाया भी है तुमको प्रकाश विद्युत प्रभाव में। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में तरंग सिद्धांत, उसके प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन, प्रायोगिक निरीक्षणों को समझाने में तरंग सिद्धांत फेल हो जाता है। और इसको एक्सप्लेन करने में कौन काम आता है? क्वांटम सिद्धांत, जो आइंस्टीन ने दिया या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को बेस मानकर समझाया गया। तो क्वांटम थ्योरी के आधार पर इनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस क्वांटम का अर्थ होता है क्वांटा एज ए ऊर्जा पैकेट। क्वांटा के एज ए क्या है? ऊर्जा का पैकेट, और जिसकी ऊर्जा होती है एच न्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रकाश ऊर्जा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन प्रकाश ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में होता है, उसको ये सारी घटनाएं शो करती हैं। लेकिन ये जो इफ़ेक्ट है 19वीं सदी के प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इनको समझाने में तरंग सिद्धांत फेल हो गया था। हम पढ़ चुके हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसको समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत दिया गया। क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग ऊर्जा का संचरण ऊर्जा पैकेट यानी क्वांटा के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन। और फोटोन एज ए कण, क्योंकि निश्चित वैल्यू है, निश्चित द्रव्यमान है, निश्चित मान है, निश्चित ऊर्जा है, तो कण की तरह बिहेव करता है। काय की तरह बिहेव करता है? वो कण की तरह। तो इसका मतलब प्रकाश की डबल नेचर हो गई। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है? डबल, ड्यूअल नेचर। द्वैत प्रकृति का मतलब ड्यूअल नेचर, यानी डबल प्रकृति दिखाती है। प्रकाश तरंग प्रकृति के साथ साथ कण प्रकृति भी शो करता है। तो कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों ही यथार्थ हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक गलत है। तो कुछ प्रकाशीय घटनाओं को तो तरंग प्रकृति के द्वारा समझाया जाता है, और कुछ प्रकाशीय घटना या प्रकाशीय प्रभाव को हम कण प्रकृति के द्वारा या क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकाश डबल नेचर दिखाता है, ड्यूअल नेचर उसकी होती है। कुछ घटनाओं में तरंग प्रकृति और कुछ घटनाओं में कण प्रकृति। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश की क्या होती है? ड्यूअल नेचर होती है, डबल प्रकृति होती है। तो इसी ड्यूअल नेचर की थ्योरी को बेस मानते हुए दे ब्रोगली ने विचार किया कि जब प्रकाश यानी कि तरंग यानी कि प्रकाश ऊर्जा तरंग के साथ साथ कण प्रकृति रख सकती है, डबल नेचर रख सकती है, तो जो कण होता है स्पेशली मतलब मूल रूप से कण है। मूल प्रकृति क्या है इसकी? कोई कण पार्टिकल जो होता है, द्रव्य कण, उसकी मूल प्रकृति क्या है? कण है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? द्रव्य कण होते हैं। तो मूल प्रकृति तो द्रव्य कण मतलब कण प्रकृति तो उनकी ओरिजिनली है ही, मूल नेचर तो उनका कण है ही। लेकिन जब वो तीव्र वेग से गति करें, बहुत ज़्यादा वेग से अगर गति करें, तो वो तरंग की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ये सोचना, ये विचार किसका है? दे ब्रोगली का। तो दे ब्रोगली परिकल्पना के अकॉर्डिंग प्रकाश जैसे तरंग डबल नेचर रखता है, तरंग के साथ साथ कण प्रकृति भी रखता है, उसी तरह दे ब्रोगली ने माना कि कण जो होते हैं, द्रव्य कण जो होते हैं पदार्थ के, वो मूल प्रकृति कण प्रकृति के अलावा तरंगों की तरह भी बिहेव करने चाहिए। इसी को हम कहते हैं दे ब्रोगली परिकल्पना। इसको दे ब्रोगली के शब्दों में अगर समझना चाहें या लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, वो आप समझ सकते हैं कि दे ब्रोगली के अकॉर्डिंग जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर ही उसने परिकल्पना दी है कि जिस प्रकार तरंगों के साथ तरंग तो है ही,
तरंगों के साथ कणों के लाक्षणिक गुण संबद्ध होने पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के साथ, स्थिर की बात नहीं है, गतिशील द्रव्य कणों के साथ भी तरंगों के लाक्षणिक गुण संबद्ध होने चाहिए। अर्थात गतिशील कणों को भी तरंगों की भांति व्यवहार करना चाहिए। यानी गतिशील कणों की भी डबल नेचर होगी, एक तो कण प्रकृति है ही, और अगर तीव्र वेग से गति करें तो वो तरंगों की तरह भी बिहेव करेंगे। यानी उनका भी विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन जैसा कुछ घटनाएं ऑब्जर्व हो सकती हैं। तो ये दे ब्रोगली की परिकल्पना है कि जिस प्रकार प्रकाश डबल नेचर दिखाता है, उसी प्रकार गतिशील कण की भी डबल नेचर होती है। यानी गतिशील कण स्वयं कण तो है ही, इसके अलावा तरंगों का गुण भी शो करता है। ये हमारी दे ब्रोगली परिकल्पना है। इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन, चूँकि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध हमने पढ़ा है, सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं आपेक्षिक भौतिकी में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा है। E बराबर क्या होता है, mc²। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, E बराबर mc²। और जो फोटोन की ऊर्जा है तरंग रूप में, फोटोन की ऊर्जा E बराबर होती है hν। तो ये भी वही फोटोन की ही ऊर्जा है, ये भी फोटोन की ऊर्जा है। तो दोनों को एक साथ लिखा तो mc² बराबर हो गया hν, या mc बराबर एक c को नीचे ले आओ hν/c। अब mc क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग हो गया ये। mc क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग, जो क्या हो गया, संवेग। तो p बराबर क्या हो गया, hν/c, या ν/c को क्या लिखेंगे अपन, लैम्डा। ν/c क्या होता है, 1/λ। c बराबर न्यू लैम्डा होता है कि नहीं, c बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो ν/c बराबर 1/λ। तो ν/c की जगह 1/λ लिख दें तो p बराबर क्या हो गया, h/λ। ν/c की जगह क्या लिख दिया हमने, 1/λ। अब ये जो रिलेशन है वो प्रकाश के लिए या किसी भी विकिरण के लिए यथार्थ है। विकिरण मीन्स विद्युत चुंबकीय तरंग जो भी हैं उन सब के लिए है। अब p क्या है, संवेग। ये संवेग किसका गुण होता है, संवेग गुण क्या है, कणों का। और लैम्डा क्या है, ये तरंगदैर्घ्य। ये तरंगदैर्घ्य किसका गुण है, तरंगों का। तो इस रिलेशन से क्या प्रूफ हो रहा है, इस रिलेशन से ये सिद्ध हो रहा है कि कणों का गुण संवेग p और तरंगों का गुण तरंगदैर्घ्य लैम्डा परस्पर एक दूसरे से संबद्ध होने पाए जाते हैं। यानी कणों का गुण संवेग और तरंगों के गुण तरंगदैर्घ्य में रिलेशन है। तो ऐसा किसके लिए, तो आइंस्टीन के प्रकाश के लिए दिया है। तो दे ब्रोगली के अकॉर्डिंग ऐसा ही रिलेशन किसके लिए भी होना चाहिए, कणों के लिए भी होना चाहिए, गतिशील कणों के लिए भी होना चाहिए। यानी गतिशील द्रव्य कणों के लिए भी यही रिलेशन यथार्थ होना चाहिए। गतिशील द्रव्य कणों के लिए p बराबर क्या होना चाहिए, h/λ, या लैम्डा बराबर h/p, या p को यहाँ लिख सकते हैं h/mv। इस लैम्डा को क्या बोलेंगे हम, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य। क्योंकि गतिशील द्रव्य कणों के लिए रिलेशन लिख रहे हैं अपन, तो गतिशील द्रव्य कणों से संबद्ध जो तरंग आएगी उसको हम बोलेंगे द्रव्य तरंग। और लैम्डा क्या कहलाएगा, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य। तो ये दे ब्रोगली की परिकल्पना है जिसके अकॉर्डिंग गतिशील द्रव्य कण भी डबल नेचर रखते हैं। इसका मतलब मूल जो नेचर उनका कण प्रकृति है उसके अलावा वो तरंग प्रकृति भी शो करते हैं। ऐसा विचार किसका है, डी ब्रोगली परिकल्पना का। इसको आगे अपन एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ करेंगे कि ये परिकल्पना केवल परिकल्पना नहीं है, केवल विचार नहीं है, बल्कि जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है
तो वो सत्य हो जाती है, यथार्थ हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो इसको आगे अपन डेविसन जर्मर प्रयोग से प्रूफ भी करेंगे। फिलहाल ये देवरोगली परिकल्पना है, ठीक है।